म्यूचुअल फंड्स में पिछले 5 सालों में काफी ग्रोथ हुई है, लेकिन पिछले 1 साल में काफी फंड्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि अभी जैसी कंसोलिडेटेड मार्केट कंडीशंस में म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करें, लेकिन इसके साथ साथ हम हर मार्केट के लिए म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग का पूरा ब्लूप्रिंट ही समझ लेंगे, और ये सब डेटा एंड एग्जांपल्स के साथ बने रहिए। अब देखिए, कोई भी सोल्यूशन पे अराइव करने के पहले हमें उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आनी जरूरी है, और इसके लिए पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। देखिए, ये है हमारा AUM ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। AUM हो गया हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी ऑफ फंड्स में कितने थे, ये हमें यहां पे पिछले 2 साल के दिख रहे हैं। जुलाई 2023 में फॉर एग्जांपल लार्ज कैप में 2.66 लाख करोड़ का AUM था, जो जुलाई 2025 में 3.91 लाख करोड़ का हो गया। तो इसकी जो 2 साल में ग्रोथ हुई वो करीब 47% की हुई। सिमिलरली आप ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए AUM ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा स्टार्टलिंग फैक्ट नजर आता है। ये आप देख रहे हैं, थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुई है, 146% की। और इसके साथ साथ अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देखें, जुलाई 2025 में 5 लाख करोड़ का AUM हो गया है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स का, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सबसे ज्यादा है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यह भी तो समझनी जरूरी है। देखिए, अगर हम म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स पे अगर एनालाइज करना चाहें तो 2 सिंपल से पैरामीटर्स तो हम देख ही सकते हैं, जो होते हैं हमारे अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आखिर है क्या? अल्फा हमारा रिटर्न्स को कैप्चर करता है और बीटा हमारे रिस्क को कैप्चर करता है, और किसी भी इन्वेस्टमेंट में ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अल्फा होता है हमारा कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उससे हमें म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पता चल जाती है। लेकिन वो उसके लिए रिस्क कितना ले रहा है वो हमें बीटा से पता चलता है। देखिए, जब बुल फेज होता है, यानी कि जब मार्केट्स ग्रो कर रही होती हैं, तो ज्यादातर फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और स्पेशली जो फंड्स ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हालांकि जरूरी नहीं है कि किसी का बीटा कम होगा तो उसका अल्फा कम ही होना चाहिए। वो तो देखिए फंड मैनेजर किस तरीके के स्टॉक सिलेक्शन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल बीटा जब किसी भी फंड का हाई होता है, तो जब मार्केट्स कंसोलिडेटेड या फिर फ्लैटिश होती हैं या फिर डाउन ट्रेंड में जाती हैं, ऐसे टाइम पे जो हायर बीटा वाले फंड्स हैं उनके परफॉर्म खराब करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आखिर इस बीटा को हम सिंपल भाषा में समझें कैसे? देखिए, अगर किसी भी फंड का बीटा 1 है, दैट मींस उसका जो वो बेंचमार्क है उसके बराबर ही वो मूव कर रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर बीटा लेस देन 1 होता है तो उसका रिस्क हम रिलेटिवली कम मानते हैं इंडेक्स के प्रोपोर्शन में, और अगर वो बीटा मोर देन 1 हो जाता है तो इंडेक्स के प्रोपोर्शन में है उसका रिस्क हम ज्यादा मानते हैं। और आप देखेंगे एनालाइज करके, ये जो मैक्सिमम थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स होते हैं इनका बीटा मोर देन 1 आपको ऑन एन एवरेज देखने के लिए मिलेगा। तो क्या हमें बिल्कुल भी किसी फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए उसका बीटा अगर मोर देन 1 है? तो देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? अगर हमारे 100% फंड्स थीमेटिक या सेक्टोरल में जा रहे हैं तो वो बिल्कुल खराब स्ट्रेटजी है, इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। तो ये कितना परसेंट हमारा सेक्टोरल में आखिर एक्सपोजर होना चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में किस टाइप के फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, हम मार्केट को जनरली 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हो गई हमारी बुलिश फेज या फिर ग्रोथ फेज, जहां पे एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होती है ओवरऑल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट ओवरऑल राइज कर रहा होता है। टेक्निकली इसे हम कहें तो अपने लो से वो करीब 20% ऊपर चला जाता है, तो उसे हम बुलिश फेज कहते हैं। दूसरी तरफ अगर 20% नीचे आ जाता है मार्केट अपने हाई से, तो उसे हम बियरिश फेज कहते हैं, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और इसके बीच में होता है हमारा कंसोलिडेशन फेज, या फिर मार्केट्स जब साइडवेज मूव कर रही होती हैं। तो अब म्यूचुअल फंड्स की जो परफॉर्मेंस है हम ब्रॉडली 2 ही कैटेगरीज के अंदर यहां पे देखेंगे, क्योंकि जो हमने डेटा एनालाइज किया उसके हिसाब से हमारा एक पैटर्न बनता है। तो पहला हो गया हमारा ग्रोथ फेज यानी कि बुलिश फेज, उसमें किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स आखिर बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल डेटा आप एनालाइज करके देख सकते हैं। अगर हम 2021 से लेके 2024 का डेटा देखें तो उस टाइम पे बुलिश फेज रहा था, हमारे मार्केट के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। तो अगर हम 1 जनवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2024 का डेटा उठा के देखें तो लार्ज कैप को जो रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स वो है हमारा निफ्टी 50। उसने जो ग्रोथ रेट दिया ऑन एन एवरेज एनुअल, जिसे हम ग्रोथ रेट कह रहे हैं, वो था करीब 16% का CAGR। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मिड कैप का इंडेक्स उठा के देखें, निफ्टी मिड कैप 150, उसकी जो ग्रोथ रेट एवरेज रही वो रही 29%,
यानी कि मिड कैप इंडेक्स ने लार्ज कैप को काफी अच्छे से बीट किया। फिर स्मॉल कैप की और भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स करीब ऑन एन एवरेज 32% से बढ़ा इन 3 सालों में बुलिश फेज के अंदर। तो एक बात क्लियरली निकल के आती है कि स्मॉल कैप और मिड कैप बेटर परफॉर्म करते हैं जब बुलिश फेज होता है कंपेयर टू लार्ज कैप। सो नेचुरली जिन भी म्यूचुअल फंड्स का ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ज्यादा था, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया relative to other mutual funds which had lot of exposure in large cap. So bullish phase के अंदर डेफिनेटली हम स्मॉल कैप या फिर मिड कैप अपने फंड्स के अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर अपना बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हम म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी ही स्ट्रैटेजी अगर आप स्टॉक्स के लिए भी चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप एक टॉप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वापस से अपनी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो यहां पे मैं पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर कर रहा हूं दो टाइप के फंड्स के। देखिए, एक होते हैं हमारे मोमेंटम फंड। अब ये मोमेंटम फंड आखिर होते क्या हैं? देखिए, काफी सारे फंड्स ना काफी खरीद बेच करते हैं टेक्निकल्स के बेसिस पे, और उनके डेफिनेटली रिटर्न्स अच्छे भी आ जाते हैं जब बुलिश फेज होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इनकी एक्सपेंस रेशो बढ़ जाती है। लेकिन इवन एक्सपेंस रेशो के बावजूद ये बेटर परफॉर्म करते हैं स्पेशली बुलिश फेज के अंदर। और दूसरे टाइप के जो फंड हैं जो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, जहां पे वो फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, खरीद बेच इनमें बहुत ज्यादा नहीं होती है, यानी कि इनका टर्नओवर रेशो कम होता है, काफी कम होता है इनफैक्ट मोमेंटम फंड के मुकाबले। तो यहां पे हमने ये 3 साल के जो रिटर्न्स कंपेयर करे हैं वो एक मोमेंटम फंड M1 हमारा मोमेंटम फंड है जिसको आप लाइट ब्लू कलर से देख रहे हैं। M2 हमारा एक वैल्यू बेस्ड फंड है जिसको आप डार्क ब्लू कलर से देख रहे हैं। तो इनके अगर हम 1 ईयर रोलिंग रिटर्न देखें एज ऑन 31 जनवरी 2024, यानी कि पिछले 1 साल के अगर हम रोलिंग रिटर्न देखें 31 जनवरी 2024 से पहले के, तो इस फंड ने दिए थे रिटर्न्स 65.6% के, जो हमारा मोमेंटम फंड था। वहीं वैल्यू बेस्ड फंड ने करीब 54.8% के रिटर्न्स दिए थे। तो ऑब्वियसली मोमेंटम फंड ने यहां पे बेटर परफॉर्म किया था। और 3 साल के रिटर्न्स में भी हम देखें तो मोमेंटम फंड ने यहां पे बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन ये जो हम 3 साल के रिटर्न्स देख रहे हैं ये है हमारा बुलिश फेज, जो हम 2021 से 24 तक की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं कि 2024 से लेके 2025 तक बहुत सारे फंड्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि मार्केट्स यहां पे साइडवेज मूव करी हैं। पहले तो मार्केट्स गिर भी गई थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। आप ट्रम्प टैरिफ बोल सकते हैं, और भी मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस बहुत हाई थे, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन मार्केट्स क्योंकि साइडवेज रहे हैं, यहां पे डिफरेंट टाइप का परफॉर्मेंस निकल के आया है इन फंड्स का। सेम ही फंड्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले हम एक बार यहां पे इसका बीटा भी समझ लें। M1 का आप देख रहे हैं बीटा हाई है। कोई भी मोमेंटम फंड का आप देखेंगे जनरली बीटा हायर रहता है कंपेयर टू अदर फंड्स। और M2 का आप देख रहे हैं यहां पे बीटा कम है, यानी कि ये रिस्क कम ले रहा है रिलेटिवली। तो अगर जब मार्केट साइडवेज मूव करती है या फिर डाउन ट्रेंड आ जाता है तो इन फंड्स का कैसा परफॉर्मेंस रहता है? देखिए, ये परफॉर्मेंस एकदम उल्टा हो गया है पिछले 1 साल के अंदर। एज ऑन 31 जुलाई 2025 के अगर हम इनके रोलिंग रिटर्न्स देखें तो पिछले 6 महीने में वैल्यू फंड ने जो दिए हैं वो करीब 11% के रिटर्न दिए हैं, और पिछले 1 साल में भी 1.4% के दिए हैं। और दूसरी तरफ मोमेंटम फंड के जो रिटर्न्स आए हैं वो 6.6% 6 महीने के आए हैं। तो वैल्यू फंड के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कम रिटर्न्स निकल के आए हैं। सिमिलरली अगर हम 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो एक्चुअली मोमेंटम फंड ने तो नेगेटिव परफॉर्म किया है, -7% हो गया है। तो यहां पे देखिए, एक बात तो क्लियर निकल के आ रही है कि डिफरेंट टाइप्स की मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हमें मोमेंटम फंड और एक वैल्यू बेस्ड फंड का क्लियरली डिस्टिंक्शन समझ में आ गया कि बुलिश फेज के अंदर मोमेंटम फंड बेटर परफॉर्म करता है और बियरिश फेज के अंदर वैल्यू बेस्ड फंड बेटर परफॉर्म करता है। और दूसरी तरफ अगर हम वापस से अपने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के कंपैरिजन में आए पिछले 1 साल में, जबकि मार्केट्स कंसोलिडेटेड रही हैं, तो लार्ज कैप ने जो रिटर्न दिए हैं, निफ्टी 50 के जो रिटर्न्स हैं वो करीब 1.1% के हैं, मिड कैप 150 के -0.3% हैं, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के -4.1% हैं। यानी कि कंसोलिडेशन फेज जब होता है या फिर बियरिश फेज जब होता है तब लार्ज कैप थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, स्मॉल कैप और मिड कैप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और साथ में मोमेंटम फंड भी बियरिश या फिर कंसोलिडेशन फेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो ये तो हो गया कि कौन सी मार्केट साइकिल में कौन से फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं। इनके बेसिस पे ही हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक पॉइंट और कंसिडर करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, वो है करंट वैल्यूएशंस। तो ये हम वैल्यूएशन आखिर कैसे देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की? हम निफ्टी का जो पीई है उसको कंपेयर कर सकते हैं हिस्टोरिकल पीई से। पीई हो गया हमारा प्राइस अर्निंग रेशो,
जैसे एक स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, उसकी वैल्यूएशन हमें बताता है। सिमिलरली एक इंडेक्स का भी वैल्यूएशन होता है, उसको हम चेक कर सकते हैं। ये किसी भी वेबसाइट से, एनएससी की वेबसाइट से भी आपको डेटा काफी आसानी से मिल जाता है। तो अगर हम निफ्टी 50 का फॉर एग्जांपल आज की डेट में पीई देखें, वो है 22 का, और पिछले 10 साल का अगर हम हिस्टोरिकल मीडियन पीई देखें तो वो है 23.4 का, यानी कि ये अपने हिस्टोरिकल मीडियन से थोड़ा लो चल रहा है। दैट मींस कि यहां पे वैल्यू हमें नजर आती है। तो लार्ज कैप में ऑब्वियसली हमने जैसे पहले भी देखा कि थोड़े से बेटर बेट हो जाते हैं कंसोलिडेशन फेज के अंदर। फिर दूसरी तरफ अगर हम आज की डेट में निफ्टी मिड कैप 150 का पीई देखें, वो है 33.3 का, और अगर हम ये हिस्टोरिकल 10 ईयर का देखें मीडियन, तो वो है 28.3 का। तो ऑलमोस्ट 5 नंबर ये ज्यादा है हिस्टोरिकल पीई से। तो यानी कि मिड कैप के जो वैल्यूएशंस हैं वो अभी भी हमें हायर नजर आते हैं। अगर हम स्मॉल कैप का देखें पीई, तो वो 32.4 का निकल के आता है अभी, और हिस्टोरिकल मीडियन है 30 का। हालांकि अपने हिस्टोरिकल मीडियन से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। तो ऐसे में क्लियरली हमें समझ में आता है कि जहां पे हमें ज्यादा वैल्यू दिख रही है वहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि करंट मार्केट कंडीशन के अंदर हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या हम ये वैल्यूएशंस को ही ट्रैक करते रहें, कब कितनी वैल्यूएशन चल रही है? तो देखिए, इसका बहुत सिंपल आंसर तो यही है, ये करने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन हमें उसके लिए पहले अपना पोर्टफोलियो हमें डिजाइन कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा कोर पोर्टफोलियो, जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और उसके अंदर हम अपना 80% फंड से डाल सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा टैक्टिकल, या फिर जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम 20 या 25% से ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए। तो ये जो हमारा कोर पोर्टफोलियो है, स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो है, इसमें हमें कौन से टाइप के फंड्स चूज करने चाहिए? इसके अंदर हमें जो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं फंड्स, और जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसे टाइप के फंड्स के अंदर हम पैसा डाल सकते हैं। और ये जो बाकी का 20% है, इसके अंदर हम कोई भी ग्रोथ स्टोरी आ रही है उसको कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा मोमेंटम फंड बुलिश फेज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे टाइम पे जब बुलिश फेज आपको मिल रहा है तो आप कोई एक मोमेंटम फंड सेलेक्ट करके उसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। और या फिर अगर कोई सेक्टोरल या फिर थीमेटिक के अंदर आज की डेट में वैल्यूएशंस अगर हमें कम नजर आ रही हैं और हमें लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी देखने के लिए मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे पीएसयू जो फंड्स थे उनकी वैल्यू काफी कम थी, लेकिन मोदी जी ने काफी मार्केटिंग कर दी पीएसयूज की, तो उसमें पीएसयूज के अंदर एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए हमें मिला। सिमिलरली डिफेंस सेक्टर के अंदर एक टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए हमें मिली। तो ये जो थीमेटिक फंड्स हैं, इनके अंदर हमें ये भी समझना है कि रिस्क भी बहुत हाई होता है, इसीलिए हमारा एक्सपोजर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो भी ये टैक्टिकल के अंदर फंड्स आते हैं, चाहे वो मोमेंटम हो, सेक्टोरल हो, ये हमारे 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी मोमेंट पे, वो हमने देख ही लिया। वो हमें आइडियली वैल्यूएशन के बेसिस पे कर लेना चाहिए सेलेक्ट। जैसे कि हमने आज की डेट में देखा कि लार्ज कैप के अंदर हमें दिख रहा है कि वैल्यूएशन हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से भी थोड़ी बहुत कम नजर आती हैं, और दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एज ऑन डेट तो थोड़ी सी वैल्यूएशंस हायर नजर आती हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में अल्फा जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट जिसे हम निफ्टी 50 से टिपिकली डिनोट करते हैं, अगर हम निफ्टी 50 से ज्यादा थोड़े से रिटर्न्स चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी एक्सपोजर लेना जरूरी होता है। लेकिन ये डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में वेरी कर सकता है कि किस मोमेंट पे हम अपने लार्ज कैप की जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़ा दें और किस मोमेंट पे हमें स्मॉल कैप और मिड कैप की होल्डिंग्स बढ़ा देनी चाहिए। और यही काम फंड मैनेजर्स भी करते हैं। जब कंसोलिडेशन फेज होता है, बेरिश मोड होता है, उस टाइम पे लार्ज कैप के अंदर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा देते हैं। और ये सब डेटा आप एक्चुअली किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जाके देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में कहां पे कोई भी फंड ज्यादा इन्वेस्टेड है। अब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। आई एम श्योर उनको भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में काफी हेल्प होगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन प्रेस करते वक्त ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन नाउ।